नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा संधि को लेकर के। और संधि में जो हम पढ़ रहे थे वो था दोस्तों लास्ट में गुण संधि, गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे। और गुण स्वर संधि के बाद में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्यारे दोस्तों वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ये वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या है और इससे किस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना या बड़ा, बढ़ना या बड़ा। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। ये स्वर संधि का एक प्रकार है प्यारे दोस्तों। किसका एक प्रकार है? स्वर संधि का एक प्रकार है। और स्वर संधि में वृद्धि संधि के लिए क्या परिभाषा हम बना सकते हैं वो जरा देख लीजिएगा। यदि ए या आ के बाद ए या आई हो तथा ओ या औ हो तो ए आई में तथा ओ औ में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां वृद्धि संधि होती है। ये बहुत अच्छा सा एक इसकी परिभाषा है, जरा देखिएगा इसको। यदि ए आ के बाद ए आई ओ औ आए, मान लीजिए, इसके लिए मैं नीचे सूत्र भी बता देता हूं आपको। इसका सूत्र है बहुत प्यारा सा, इसको समझिएगा। यदि ए आ के बाद में क्या क्या आ जाए प्यारे दोस्तों? ए आ के बाद में यदि ए और आ के बाद यदि इन दोनों के बाद में ए और आई आ जाए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो ए और आ के बाद अगर ओ और औ आ जाए प्यारे दोस्तों तो यहां पर क्या बन जाएगा? औ का निर्माण हो जाएगा। ये दो ही बातें यहां पर लागू होती हैं। बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे कि वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है। ये वृद्धि स्वर संधि का तीसरा पार्ट या तीसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पर देखिएगा कि वृद्धि स्वर संधि में होता क्या है। पहले पद का आखिरी वर्ण ए या आ में से होना चाहिए, और जो दूसरा पद होता है उसका प्रथम वर्ण या तो ए होना चाहिए। देखिएगा, मैं यहां पर समझा दूं आपको, जरा समझने का प्रयास करें प्यारे मित्रों। देखें, पहला पद है उसका आखिरी वर्ण या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। दूसरा पद है उसका पहला वर्ण या तो ए होना चाहिए या आई होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या बन जाएगा प्यारे मित्रों? आई बन जाएगा। और दूसरा नियम यह कहता है कि पहले पद का आखिरी वर्ण या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, और उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण या तो ओ होना चाहिए या औ होना चाहिए। और ऐसा होने पर इन दोनों के स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है? औ का निर्माण हो जाता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ए आई का बड़ा रूप क्या है? आई है। ओ औ का बड़ा रूप क्या है? औ है। तो ओ आएगा तो भी औ होगा और औ आएगा तो भी औ होगा। ठीक है, ए आएगा तो भी ए होगा, आई होगा, और आई आएगा तो भी आई होगा। ठीक है, लेकिन शर्त याद रखिएगा, ए और आ के बाद ऐसा होना चाहिए। अगर ए और आ के बाद ऐसा हो रहा है प्यारे मित्रों तो वहां पर क्या होगा
ये वृद्धि हो जाएगी और यहां पर वृद्धि संधि कार्य करेगी। कौन सी संधि कार्य करेगी मित्रों? वृद्धि संधि कार्य करेगी। और इसके लिए आपको उदाहरणों की तरफ चलना पड़ेगा प्यारे मित्रों। कहां चलना पड़ेगा? उदाहरणों की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो हमारा ये उदाहरण है उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। वृद्धि स्वर संधि, ये तो हमारा आज का टॉपिक है। और यहां पर पहले हम नियम लिख लेते हैं और फिर नियम के बाहर जाकर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ए या आ के बाद क्या आना चाहिए? ए या आई आना चाहिए, पहला नियम। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आई हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो आपको क्लियरली आपको दिखने में आ जाएंगे। चलो ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पहले एग्जाम्पल की प्यारे मित्रों, तो यहां पर पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, मत धन एक के। यहां पर ये एग्जाम्पल है और पहला एग्जाम्पल है मत धन एक के, मत धन एक के। बस कुछ नहीं करना है, ये बड़ा वाला रूप कर देना है इसका और बनकर तैयार हो जाएगा मत एक के, मत एक के। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर मैं एक कॉमन चीज बताऊं आपको तो वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसके ऊपर लगभग आपको दो मात्राएं दिख रही है, ये 95% की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, 5% ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन 95% ऐसा ही होता है जब किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं आपको दिखती हैं, या तो ऐ की मात्रा दिखती है या ओ की मात्रा दिखती है, तो यकीन मानिए वहां पर वृद्धि स्वर संधि कार्य कर रही है। कौन सी संधि कार्य कर रही है? वृद्धि स्वर संधि कार्य कर रही है प्यारे दोस्तों। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं अगले उदाहरण की, तो तथा एव की बात कर लेते हैं। बताओ यहां पर कौन है? आ है, तो नियम में आ गया ना, ये रहा आ। और अगर इसके बाद मैंने ए आई की बात करी थी, तो आगे कौन है प्यारे मित्रों? आई है, ए है, और इन दोनों का क्या बनेगा? आई बनेगा। तो बस लगा दीजिए। देखो तय को नहीं छेड़ना है। तथा में से मैंने क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया, और आगे कौन है? ए है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तथै, और बचा कौन है? ये वह बचा है, तो ये वह यहां पर लिख देते हैं और बनकर के तैयार हुआ प्यारे दोस्तों तथै। क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए, इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। और आगे कुछ और उदाहरणों पर चलते हैं। लोक धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। ऐषणा का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? इच्छा। अब यहां पर समझ लीजिएगा, ये लोक पहला पद है, लोक क्या है? पहला पद है, और पहले पद में क में कौन है? ए है, और ए के बाद कौन है? ए है। इस ए और ए का क्या बनेगा प्यारे मित्रों? आई बनेगा। और मैं अगर इसकी संधि रूप की बात करूं तो क्या बन जाएगा? लोकेशना। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? लोकेशना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो मात्राएं लग जाएंगी क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दो मात्राओं का निशान है। आप यह भी कह सकते हैं कि ये जो स्वर जो होते हैं वो मात्रा ही होते हैं एक्चुअली, लेकिन मात्राओं में इसमें आपको दिखेगा कि सर इसके ऊपर तो एक ही मात्रा, लेकिन एक ही खुद भी तो है ये। तो ठीक है, आई के लिए हम ऊपर दो मात्राएं लगाते हैं, बिल्कुल निसंदेह। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे इस बात को। ठीक है, तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण, कितने ही उदाहरण ले लो। देखिए, सदा धन एव, इसका क्या बन जाएगा? सद। सद इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया। आगे कौन है? ए है, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहां पर आई की मात्रा लगा दी सदैव, और यहां पर वह है, तो बनकर तैयार हुआ सदैव। बिल्कुल ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों को, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। तो अगर मैं और एक उदाहरण की बात करूं तो यहां पर देख लीजिएगा, पुत्र धन ऐषणा
पुत्र धन ऐषणा। पुत्र धन ऐषणा का मतलब क्या होता है? पुत्रेषणा का मतलब क्या होता है? पुत्र की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर पुत्र और ऐषणा का मतलब मैंने बताया आपको कि इच्छा रखने वाला या इच्छा। तो यहाँ पर त्रय में कौन है? ए है, और आगे कौन है? ए है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा त्रय, अब त्रय में से मैंने ए निकाल लिया तो त्रय आधा बचा है, लेकिन इन दोनों के मेल से क्या बना है? आई बना है। तो मैं यहाँ पर 2 मात्राएं लगा देता हूं और सणा का सणा लिख देता हूं और बनकर के तैयार हुआ माय डियर पुत्रेषणा। क्या बनकर तैयार हुआ? पुत्रेषणा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले बिंदु की ओर चलते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये हम वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहे हैं। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हम नियम पढ़ रहे हैं, अगर ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए या फिर क्या आ जाए? ए आ जाए, तो दोनों का किस में निर्माण हो जाएगा, यानी किस में बदल जाएंगे? ये दोनों आई में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? आई में। वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे नियम पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं प्यारे मित्र। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। देव धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य में देखना, ऐश्वर्य में एक प्रत्यय कार्य कर रहा है प्यारे मित्रों। ऐश्वर्य में कौन सा प्रत्यय कार्य कर रहा है? ये ईश्वर में, ईश्वर में कौन सा प्रत्यय लगा है? यह प्रत्यय लगा है। ईश्वर में यह प्रत्यय लगने के कारण ही, ईश्वर में यह प्रत्यय लगने के कारण ही ये शब्द क्या बना है? ऐश्वर्य बना है। और ऐश्वर्य के साथ में अगर मैं किसको संधि रूप में ले आऊं? देव को ले आऊं तो देवेश्वर्य, देवेश्वर्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देवेश्वर्य। इसका जो संधि रूप होगा वो देखना, दे का दे रहेगा, लेकिन इसके आगे कौन है? वह है। वह में से ए निकाला तो वह आधा बच जाएगा। ये लो मैं इसको निकाल करके दिखा देता हूं। वह आधा बच जाएगा, लेकिन इस ए का और इस ए का दोनों का मिलकर के क्या बना था प्यारे दोस्तों? आई बना था। ये लो आई लिख दिया मैंने। और आगे कौन बचा है? स्वरीय बचा है, तो स्वरीय लिख देता हूं। अब इसका अगर मैं इसको जोड़ दूं, इसको मैं पूरे शब्द को एक हाशिए के नीचे, एक उसके नीचे लिख दूं, सिरोरेख के नीचे लिख दूं, तो इसका क्या शब्द बनेगा बताओ? दे, वह लिखा, लेकिन मात्रा किसकी है? अय की है, तो 2 मात्राएं लगा देता हूं और स्वरीय का स्वरीय लिख देता हूं और स्वरीय बन गया देवेश्वर्य। क्या बन गया? देवेश्वर्य। क्लियर है कि नहीं है बताओ? एकदम क्लियर है कि नहीं है प्यारे दोस्तों? चलो, एक धन एक, बहुत बढ़िया सा है। देखो यहां पर यहां पर क है और क में ए है, आगे ए है, दोनों का मिलकर के आई बनेगा। अब बताओ इसको, ए को तो मैं लिख देता हूं, देखना ए, लेकिन क में से ए निकाल लिया, क बेचारा आता। इस ए का और ए का मिलकर के क्या बना? आई बना। आगे में क्या लिख देता हूं? कई बचा है आगे, तो अब इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। देखो एक है, मात्रा किसकी लगाऊं? आई की मात्रा लगा दो, 2 मात्रा लगा दी और क्या लिख दिया मैंने? एक एक। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। और उदाहरण देख लो, शुभ धन एसी, शुभ धन एसी। एसी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा और एसी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। शुभ, शुभ यानी अच्छी, अच्छी इच्छा रखने वाला है, यानी मंगल इच्छा रखने वाला। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं। तो शुभ धन एसी का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखो भय में कौन है? भय में ए है और ए के बाद में कौन है? ए है। इन दोनों का क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो सु का सु लिख देता हूं, भय का भय लिख देता हूं, लेकिन भय में से ए गया तो भय आधा बचा। आगे कौन बचा हुआ है? ए बचा हुआ है और सी बचा हुआ, और तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है। इसको तो हमने काम में ले लिया और इसको भी हमने, इसमें से हमने स्वर निकाल लिया। तो यहां पर ए और यहां पर ए, इन दोनों के योग से क्या बनता है? आई बनता है। शुभ धन ए धन सी बन गया। और इसका जब मैं रूप बनाऊं, शब्द बना दूं इसको, तो प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा? इसका शुभ बन जाएगा।
और इसका बनकर के तैयार हो जाएगा सुबेसी। क्या बनकर के तैयार हो जाएगा? सुबेसी। मैंने देख लो, मैंने जो कहा था आपको कि 95%, कितने परसेंट प्यारे मित्र? 95% आपको क्या मिलेंगे? 95% वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में दो मात्राएं दिखाई देती हैं। कितनी मात्राएं दिखाई देती हैं? दो मात्राएं दिखाई देती हैं। 95% की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, 5% की बात नहीं कर रहा हूं, 95% की बात कर रहा हूं। 5% ऐसा नहीं भी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छे से समझ गए। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ करके हम और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। पहले नियम के हमने लगभग 8-10 उदाहरण देख लिए हैं, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं आगे, और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वृद्धि संधि को लेकर ही है, होने को वृद्धि स्वर संधि को लेकर है, वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि में हमारे सामने क्या नियम नंबर दूसरा है? नियम नंबर कौन सा है? दूसरा। तो सेकंड नियम की बात कर रहे हैं। यदि ए और आ के बाद क्या आ जाए प्यारे मित्रों? एक या तो ओ आ जाए और या फिर ओ आ जाए, तो इनका परिणाम क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और ये ओ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत जगह आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे प्यारे मित्रों। तो चलो देख लेते हैं अपन, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो ए, पहले पद में आखिरी वर्ण ए आ होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण ओ या ओ में से होना चाहिए, तभी जाकर के कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। तो यहां पर देख लेते हैं, महा, इसमें आ गया है, पहले पद का आखिरी वर्ण आ गया है। महा, हा में कौन है? आ है। और आगे अगर मैं लिख दूं औषध, अल्लो, एलो जी, ये आपका आ गया है ओ और ये आ गया है आ। यहां तो आ है और यहां औ है, और इन दोनों के योग से क्या बनेगा मित्रों? औ बनेगा। ये लो, इसको जोड़ दो और कुछ नहीं करना। महोषध, महोषध हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। यहां पर अगला उदाहरण, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। यहां पर देख लीजिएगा, वही बात लागू हो रही है। कौन सी बात लागू हो रही है मित्र? वही बात लागू हो रही है। यहां पर ये आ गया है आपका आ, ये आ गया है ओ। यहां पर अगर मैं आ निकालूं, यहां पर अगर मैं औ, इन दोनों के योग से किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। देखना अलग अलग से, भाई मैं का मैं लिख देता हूं। इस हा में से अगर आ गया तो है बेचारा, आधा बचा है। आधा बचा है तो मैं हलंत कर दूं इसको एक बार? हलंत नहीं करूं, नीचे लगा देता हूं हलंत, ताकि हटाने में वैसे है के बाहर हलंत नहीं लगता है के अंदर ही लगता है मित्रों। लेकिन मैं हटाने के लिए, इसको मिटाने के लिए फिर बाद में अपन को पूरा अक्षर मिटाना पड़ेगा, इसलिए। तो मैं है, इसमें से आ निकलते ही है कैसा बचा? आधा। अब आगे इस आ का और इस ओ का मिलकर के क्या बना था प्यारे मित्रों? औ बना था। और औ निकल गया तो बताओ ये कौन बचा है? आगे दार्रे बचा है। बस इतना ही तो लिखना पड़ेगा। ये लो, अब आगे मैं लिख देता हूं दार्रे। अब बताओ इसको जोड़ने में कहां दिक्कत आएगी प्यारे दोस्तों? आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। महा, हाउ कर दिया इसका और दार्रे कर दिया, और बन करके तैयार हो गया महोदार्रे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर के एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत प्यारा सा। महाधन औज,
औज। और यहां पर भी वही बात लागू होती है, यहां पर आ है प्यारे मित्र, यहां पर ओ है, इन दोनों के योग से औ बनता है। और आगे अगर मैं बात करूं इसकी शब्द की, संधि शब्द क्या बनेगा, तो मैं का मैं, हा में से आ गया तो है आधा, आगे कौन है, आगे औ बन गया था इनका, और आगे कौन बचा है, जय बचा है, तो क्या बन करके तैयार हुआ बताओ, मैं आओ, दो लग गया ना, दो मात्राएं, और जय का जय बन गया है, और क्या बनकर तैयार हुआ है, महौज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर और एक उदाहरण, परम धन औषध, परम धन औषध, और यहां पर परमौषध हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परमौषध हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो महान जो औषधि होती है उसको कहा जाता है परमौषध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अगर मैं और एक उदाहरण की बात कर लूं प्यारे दोस्त, तो यहां पर अगर एक और उदाहरण देख लिया जाए, तो यहां पर देखना, गंगा, और यहां पर अगर मैं गंगा के आगे बात करूं तो यहां पर कह सकते हैं औचित्य, औचित्य। मात्राएं दो आएंगी कि एक आएगी, देखना, औचित्य में दो मात्राएं आएंगी। दो मात्राएं क्यों आएंगी, देखना, यहां पर दो मात्राएं इसलिए आएंगी प्यारे दोस्त, क्योंकि जब किसी शब्द में यह प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय लगता है, यह प्रत्यय लगता है, तो वहां पर यह प्रत्यय लगता है, और उसमें अगर पहले ओ हो, क्या हो प्यारे दोस्त, अगर पहले उसमें क्या हो, ओ हो, तो ओ किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है, और ऊ हो तो ऊ भी किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। अगर ई हो तो ई किस में बदल जाती है, आई में बदल जाती है, और ए हो तो ए भी किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। ये बात आप विशेषतः ध्यान रखेंगे। ऐसा किसके योग से होता है, ये प्रत्यय के योग से होता है। तो इसमें भी ये प्रत्यय है, बताओ, औचित्य में, उचित था, ये सही शब्द क्या था, उचित, उचित। और उचित में ये प्रत्यय लगाने से क्या बना प्यारे दोस्त, ऊ का क्या बन गया, देखो यहां पर मैंने बताया आपको, यहां से, चलो मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, यहां से देखिएगा, जो ये आपका ऊ है, इस ऊ का क्या बन गया, ओ बन गया, ओ बन गया ना, तो ओ बन गया, तो यहां पर भी ऊ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, औचित्य, औचित्य बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका संधि रूप बनाना है, ठीक है, मैं इसको मिटा करके, ये प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। इसका संधि रूप क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, गंगोचित्य, यहां पर दो मात्राएं हैं, गंगोचित्य, गंगोचित्य। ठीक है, क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी प्यारे मित्र। चलिए और एक दो उदाहरण की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यदि अब मैं बात करूं तो वृद्धि स्वर संधि के लगभग उदाहरण इसी तरीके से होंगे, और इन सब के मैं लास्ट में आपको कुछ नियम और बताऊंगा, ताकि आप कभी उस संधि में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। कुछ नियमों की बात करेंगे जो 100% लगभग 95%, 98% वो सत्य ही होता है। उसमें पहचान कैसे करोगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है या कौन सी संधि का शब्द है, उसकी पहचान के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा। उनके माध्यम से आप विद इन 1 सेकेंड पहचान जाओगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। फिर उसके बाद में नियम लगा करके उसका संधि विच्छेद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे जो संधि का, स्वर संधि का जो चौथा रूप है, और उसका नाम है प्यारे दोस्तों यण स्वर संधि। यण संधि, कौन सी संधि प्यारे दोस्तों, यण संधि। अब यहां पर देखना, इसके लिए एक बड़ा प्रश्न है जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में इस यण शब्द के सामने लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यण स्वर संधि।
यण स्वर नहीं लगाया जा सकता इसके, क्योंकि वो संधि जिसका जो परिणाम है वो स्वर निकले तब तो वो यण स्वर संधि है। अब यहां पर है तो ये स्वर संधि, लेकिन इसमें हम यण के साथ में स्वर नहीं लगाते। और वो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनका निर्माण जो होता है, जो इनका परिणाम जो होता है इस संधि में, वो परिणाम क्या होता है? अर्ध स्वर होता है, ना कि स्वर होता है। तो चलो देखो कैसे होता है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। अगर पहले ई हो और या बड़ा वाला ई हो और बाद में असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, ठीक, तो इस ई का क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ठीक है। इसके नियम पर हम चलेंगे, पहले नॉर्मली समझ लीजिएगा भाई। वर्दी संधि समझ में आ गई आपको। अब हम टाइप 4 यानी चौथे भेद की तरफ बात कर रहे हैं, चौथे भेद की बात कर रहे हैं, और उसका नाम है यण संधि। अब उसमें जो पहला नियम यहां पर अपना रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान होना चाहिए। अगर समान हो गया तो फिर वो तो यण संधि कैसे होगी बच्चा? वो तो फिर क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। समान तो दीर्घ में होता है, यहां पर असमान होना चाहिए। असमान आ गया तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और आगे जो मात्रा आ रही है वो मात्रा इसमें लग जाएगी, ठीक है। अगर मैं नियम नंबर 2 की बात करूं तो अगर पहले ऊ है या ऊ है और बाद में कोई असमान आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका वह बन जाएगा। इस ऊ का क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। और नियम नंबर 3 और लास्ट की बात कर लेता हूं। अगर पहले पद का आखिरी वर्ण री हो और री के बाद में क्या आ जाए प्यारे दोस्तों? री के बाद में क्या आ जाए? री के बाद में री के बाद में आपका आ जाए असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए तो इसका र बन जाता है। क्या बन जाता है? र बन जाता है। अब यहां पर एक और नियम की बात कर लेते हैं जो हिंदी में नहीं चलता, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर पहले पद का आखिरी वर्ण री और बाद में असमान आ जाए, क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो यहां पर इसका क्या बन जाता है? ल बन जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे क्या? अगर पहले ई हो, ऊ हो, री हो, री हो, ये जो लास्ट वाला मैंने नियम बताया है, ये लगभग किस में काम आता है प्यारे दोस्तों? संस्कृत में। संस्कृत में काम आता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी हटा दीजिए। आपके सामने नियम 3 ही है, ई ऊ री। अगर इनके बाद में असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर र हो जाता है। इसमें कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए इसको मैं परिभाषा में पिरो देता हूं एक बार। चलिए यहां पर यदि मैं बात करूं तो यण संधि की चर्चा कर रहे हैं प्यारे मित्र, यण संधि की बात कर रहे हैं, और यण संधि में हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा किसकी? यण संधि की। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण पहले पद का आखिरी वर्ण ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पर यह हो जाता है।
ये हो जाता है। ये तो पहला नियम है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो, अगली बात, ये नियम नंबर पहले की बात कर रहे हूं। अगर नियम नंबर 2 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो वही बात लिखनी है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? वह हो जाएगा। ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। यह है नियम। और तीसरा नियम भी ऐसा ही है। ये 3 नियम काम करेंगे बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है यण संधि में, और है बहुत इजी। जब उदाहरण पर जाएंगे बहुत इजी है, समझ जाएंगे आप। इसको इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैं 3 उदाहरण आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। अगर रे हो और रे के बाद में देखो, नॉर्मली रे के बाद में अगर असमान आए, असमान स्वर आए, वही ऊपर वाली बात है, असमान स्वर आए, तो रे के स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नियम ले लेते हैं और नियमों की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं यण संधि। इस बात को तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। हम पढ़ रहे हैं यण संधि, और यण संधि में जो नियम नंबर 1 है उसकी बात हम कर लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि यदि पहले ई या ए हो और बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पर असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पर क्या बन जाता है प्यारे दोस्तों? असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर ये बन जाता है। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। और अब चलते हैं उदाहरणों की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ रुक करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। देखो, सबसे पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं, प्रति धन 1। तो बहुत प्यारा सा उदाहरण है, प्रति धन 1। ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो बताओ, यहां पर पहला पद कौन सा है? प्रति है प्यारे दोस्तों। पहला पद कौन सा है? प्रति है। और इस प्रति का आखिरी वर्ण कौन सा है? ती। ती में कौन है? ई। छोटा है कि बड़ा? छोटा। और आगे कौन है? असमान है। असमान है तो इस ई का क्या बनेगा? इस ई का ये बनेगा। और मात्रा किसकी लगेगी? ए की लगेगी। और बाकी ऐसा का ऐसा लिख देना है, ये मात्रा लगा देनी है, ठीक है। और इस ई का ये बना देना है। तो देख लो, इधर प्रे लिख दिया, क्योंकि इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। ती में से ई निकाला तो तय बेचारा आधा। इस ई का क्या बन गया? इस ई का ये बन गया। मात्रा किसकी है? ए की मात्रा है। आगे कौन बच गया? क बच गया। और बनकर के तैयार हुआ क्या शब्द? प्रत्येक शब्द। तो प्रत्येक की संधि विच्छेद प्रतिधन 1 होता है। प्रतिधन 1 होता है। क्लियर है क्या?
बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे मित्रों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे कि पहले पद का आखिरी वर्ण ए है और दूसरे पद का पहला वर्ण ए के इतर यानी ए के अलावा और कोई है, और कोई है तो वो मात्रा के रूप में प्रयोगित होगा और ए के स्थान पर यह हो जाएगा। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं। अति धन आवश्यक, ये लो बहुत बढ़िया सा है एक उदाहरण आपके सामने, अति धन आवश्यक। अब बताओ पहला पद कौन सा है मित्रों? अति। अति का आखिरी वर्ण कौन सा है? ती। ती में से अगर मैं ए निकालूं तो क्या बचेगा? आधा तय। और आगे कौन है बच्चों? आ की क्या लगा देनी है? मुझे मात्रा लगा देनी है। अब देखो इसका जो संधि रूप होगा, बताओ ए को ए लिख दूं, इस तीन में से मैंने क्या निकाल लिया है प्यारे दोस्त? ई निकाल लिया, तो तय कैसा बचेगा? आधा। अगर मैं ये तय आधा बचा है तो किसकी वजह से? ई के निकाले जाने की वजह से। ई निकाल लिया तो ई का क्या बना है? ई का बना है प्यारे मित्र ये, और ये मैं मात्रा किसकी लगा दूं? आ की मात्रा लगा दूं, तो ये का या और वश्य का वश्य क्या भी लिखना है। ठीक है, तो अब बन करके तैयार हो गया प्यारे मित्रों अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, और ये शब्द एकदम शुद्ध है। चलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बताओ? ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? चलिए तो आज के लिए प्यारे दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। आने वाली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी और यण संधि के उदाहरणों की कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लग रही है प्यारे दोस्तों, ये आप जरूर लिख करके बता दें। और जो मेरे बंधु जिन किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी मेरे मित्र को कोई भी चीज कहीं भी समझ में नहीं आ रही है, या लेवल बहुत कम है या लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से भी मुझे बता दें। हालांकि मैं बहुत ही अच्छे से इम्तिनान के साथ में से डिटेल कर रहा हूं। संधि में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। संधि बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आपको पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में भी सहयोग करेगी और रीट भर्ती परीक्षा में भी सहयोग करेगी, पटवार में भी सहयोग करेगी, और न जाने कितनी सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें हिंदी आवश्यक होती है, और हिंदी आवश्यक होती है, हिंदी सिलेबस में दिया होता है, तो वहां यकीन मानिए आपको संधि का टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संधि पढ़ना, संधि को हिंदी की जान कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप, जरूर आप संधि के बारे में अवेयर रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।